आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 142 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 1 जो है इससे पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट 1 कवर नहीं किए हैं सो प्लीज़ आप जाके कवर कर सकते हैं, और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHIE 142 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक से आप आसानी तरीके से जाके सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया गया है। आज यूनिट 2 चैप्टर नंबर 2 इकाई 2 को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कहा जाता है, पहली बात मैं बता दूँ, यूनिट 2 जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिट 2। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके, जैसा कि यूनिट 2 का नाम है आपका प्रारंभिक आधुनिकता, यानी कि तोकुगावा काल। देखिए तोकुगावा काल जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तोकुगावा का शासन पर टिप्पणी लिखें। तोकुगावा से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगी एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आज जो हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए टॉपिक्स बहुत हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को देखेंगे, ये देखिए सबसे पहली बात तो 2.2 में आप देख सकते हैं जैसे कि तोकुगावा दाइम्यो हाल प्रणाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तोकुगावा यानी कि तोकुगावा का जो उदय किस तरह से हुआ, तोकुगावा का आगमन किस तरह से हुआ, तोकुगावा शासन किस तरह से, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो हम लोग को इसमें सारे के सारे देखना होगा। ये तोकुगावा से ही रिलेटेड है। तोकुगावा संरचना किस तरह से, तोकुगावा का अर्थव्यवस्था किस तरह से, तोकुगावा की बौद्धिक धार्मिक तक जापान संस्कृति, ये सभी जो है ना तोकुगावा से ही रिलेटेड है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें से जो है ना बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं उसको पहले टिक लगा देता हूँ। इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। इसमें देखिए इसमें हम लोग कवर करेंगे कौन कौन से, जैसे कि 2.2 से लेकर हम लोग जो है ना 2.9 तक हम लोग कवर करेंगे, यानी कि पूरे सारे के सारे कवर करेंगे। और आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए ये अगर एक साथ हम लोग पूरे यूनिट कवर करना चाहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो ना इसको मतलब कि 8 टॉपिक्स हैं, इसमें आज 4 को करेंगे और बाकी के नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग 4 कवर करेंगे। इस तरह से बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं और आसानी तरीके मेरे लिए भी आसान होगा। ओके, तो आज हम लोग इस 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसको चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि पहला है आपका 2.2 में वो कहा जा रहा है तोकुगावा दाइम्यो हाल प्रणाली। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है 2.2 में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2.2। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी जो ध्यानपूर्वक सुनिए, और कुछ हार्ड नहीं है, ये सब्जेक्ट इजी ही है। लैंग्वेज बस थोड़ी सी ध्यान से सुनना होगा, और थोड़ा सा नाम वगैरह जो अटपटा है तो उसको दिमाग में रखना होगा। ओके, चलिए सुनिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक। तोकुगावा, ये तोकुगावा जो ना एक आदमी का नाम था, सम्राट था, वहाँ का शासक हुआ करता था। तोकुगावा ईएसा इसका पूरा नाम था। ओके, तोकुगावा ईएसा ने जो व्यवस्था लागू की उसे बाकुहान व्यवस्था कहा जाता था। जैसे कि बहुत सारे अपना भारत में भी ना बहुत सारे शासक इस तरह से प्रकार की मतलब नई नई व्यवस्था लागू की थे। ओके, तो उस तरह से जो ना इसी तरह तोकुगावा ईएका जो भी वो भी एक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके द्वारा मतलब तोकुगावा के द्वारा जो बनाया गया था एक व्यवस्था था जिसका नाम बाकुहान व्यवस्था था, मतलब रखा गया था। ओके, तो इसका संबंध बाकुफू या केंद्र सरकार और हान या सामंती जागीर से है। इसका संबंध जो ना इससे ये किससे रिलेट है, ये बाकुफू या केंद्र सरकार, जिस तरह से अपने भारत देश में ना सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, तो वहाँ जो ना इसको बाकुफू कहा जाता था। ओके, या हान कहा जाता था। सामंती जागीर जो है सम्राट हुआ करता था, उससे रिलेटेड है। समझ रहे हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है इस राजनीतिक ढांचे में एक ऐसी व्यवस्था को कायम किया गया जो तोकुगावा की केंद्र सरकार और अर्धस्वायत्तशाही सामंती जागीर को भी संतुलन पर निर्भर था। जो ना इसे पॉलिटिशियन ढांचे के अनुसार, इस राजनीति के ढांचे के अनुसार जो है इस व्यवस्था को किसमें कायम किया, तोकुगावा के जो ना केंद्र सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, और उसके बाद वहाँ के अर्धस्वायत्तशाही, वहाँ जो है ना एक सामंती शासक होते थे, जागीर होते थे, जो है अर्धस्वायत्तशाही और केंद्र सरकार, इसके बीच जो है ना संतुलन पर निर्भर करती थी कि वो जो है ना तोकुगावा के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी बाकुहान, वो किस पर निर्भर करती है। ओके, उसके आगे कहा जाता है हान की स्वायत्तता को एक हद तक अनुमति दी गई थी। हान की स्वायत्तता जो होती है, ये सामंती होती है ना, वहाँ जागीर जो सरकार होती है उसकी स्वायत्तता और तोकुगावा शासन की स्वायत्तता ये अलग अलग थी। तो इसकी जो है ना हान की स्वायत्तता जो है, हान की जो भी नियम कानून थी उसको हद तक जो है ना अनुमति दे दी गई थी। ओके, उसके बाद इसके कहा जाता है इसकी सीमा पर विद्वानों द्वारा बहस की जाती है। इसमें जो है ना सीमा पर विद्वानों के द्वारा बहस की जाती है, लेकिन विनियामक तंत्र से उन्हें केंद्र नियंत्रण में रखा गया है। ये जो है ना वहाँ सीमा पर जो भी चीज़ें होगी वो गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार का पर नियंत्रण होगी, केंद्र सरकार के अधीन होगी।
उसके बाद आगे कहा जाता है दाइमियों या जागीरों के स्वामियों को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। दाइमी जो है एक संगठन समूह था, जैसे अपना यहाँ होता है ना कि मतलब वंश, एक प्रकार का वंश जैसे है अपना गुप्त वंश है, हर्यक वंश है, इसी तरह से वहाँ जो है ना एक दाइमिया का वंश हुआ करते थे। इससे पहले वाले यूनिट 1 में हम लोग इसको देख चुके हैं दाइमो क्या था, उसमें कौन कौन से शासक थे। ओके, तो दाइमियो या जागीर जो है, दाइमियो या सरकार जो है, गवर्नमेंट जो थे, सम्राट जो थे, वो स्वामियों के विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जाता था। उसके बाद कहा जाता है उन्हें तोकुगावा परियोजना में शामिल किया गया। तोकुगावा जो परियोजना बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, एक बाकुहान व्यवस्था। बाकुहान व्यवस्था में इसको परियोजना को शामिल किया गया, जिससे उनके संसाधन इस्तेमाल हो जाते थे। वहाँ के जो भी संसाधन, जो भी सामान हुआ करते थे, तो उसको इस्तेमाल हो जाते थे, और उन्हें विवाहों और किलों के निर्माण के नियमों द्वारा संचालित किया जाता था। वहाँ जो भी विवाह होती थी, किला हुआ करता था, उसके निर्माण के समय में इसका संचालित किया जाता था। जिस हद तक उन्हें तोकुगावा द्वारा नियंत्रण किया गया और जिस हद तक दाइमियों का स्वायत्ता थी, जिस तरह से तोकुगावा द्वारा जो नियंत्रण किया गया था, उसी तरह देखिए तोकुगावा अलग थे, दाइमियो अलग थे। ओके, तो उसकी सीमा अभी भी बहस का विषय है। वहाँ की जो सीमा होती है वो अभी भी बहस है। जहाँ पे सीमा बल पर जो भी दिक्कतें आएगी, जैसे विद्वान के बारे में विद्वान पर छोड़ दिया गया था, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो अभी भी वहाँ की बहस जो हो रही थी अभी भी है, तोकुगावा के समय में भी है और अभी भी है। ठीक है, उसके बाद कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि दाइमियों काफी स्वतंत्र थे, जबकि कुछ अन्य मजबूत क्षेत्रीय संबंधों का उद्भव देखते हैं जो दाइमियों की जागीरों से ऊपर उठकर मेजी अवधि के एक राष्ट्र निर्माण राज्य का आधार रखते हैं। जैसे बहुत सारे विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि दाइमियों जो थे ना वो फ्रीडम थे, स्वतंत्र थे। ठीक है, और कुछ मजबूत क्षेत्र जो थे, वहाँ जापान के जो क्षेत्र थे उसका उद्भव भी किया था, उसका जो देखते मतलब उद्भव जो किया था उसको देखते हुए कहा था। ओके, उसके बाद इसके अलावा जो ना इसके ऊपर जो ना एक मेजी भी एक शासक था, ये भी इंपॉर्टेंट है मेजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मेजी। ओके, तो मेजी, जैसे कि मेजी के बारे में पूछ देगा, मेजी की राजनीतिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखें, मेजी के शासनकाल के बारे में, जिससे तोकुगावा के बारे में पूछा जाता, तो वही ये भी एक सम्राट था। ठीक है, इसके अवधि में राष्ट्र निर्माण का नया आधार रखते हैं। उसके बाद कहा जाता है तोकुगावा इयासु ने अपने पूर्वाधिकारी की तुलना में सम्राट से सेइतानी शोगुन यानी कि बर्बर दमनकारी सेनापति की उपाधि दी। ये जो तोकुगावा इयासु जो थे, अपने उससे पहले जो भी शासक थे ना, वो जिसका नाम था सेइताई शोगुन, जो एक मतलब अयोग्य शासक हुआ करते थे, दमनकारी सेनापति था, अच्छा सेनापति नहीं था। ठीक है, उसकी उपाधि ले ली थी, और लेकिन उनकी तरह ही उन्होंने पूर्ण नियंत्रण का प्रयोग किया। लेकिन उसके तरह ही ये जो ना तोकुगावा, उसके पूर्ण नियंत्रण किया। ओके, वास्तव में उन्होंने शाही घराने का नियंत्रण किया। उपलब्धियां स्वयं में कोई सत्ता नहीं देती थी, बल्कि सम्राट की प्रतीकात्मक सत्ता को बनाए रखा गया। प्रत्येक ओहदे के समूहों के लिए शाही घराने, अभिजाति वर्ग, समुराई, किसान वर्ग और व्यापारियों के लिए नियम निर्धारित किए गए थे। ये जो ना ओहदे जो होते थे, यानी कि ओहदे मतलब होता है कि आपके पद किस तरह से, कौन कौन से पद हुआ करेंगे, कौन कौन से ओहदे में हैं, तो उसके जो है ना सभी के अलग अलग हुआ करते थे, सभी के निर्धारित उस पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि आप किस वर्ग से हैं, कौन से जाति से हैं, कौन से समूह से हैं। जैसे एक समुराई वहाँ के धर्म है, जिस तरह से अपना गौतम मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसी तरह समुराई है। उसके बाद किसान जो है उस पर डिपेंड करता है, वो व्यापारी पर डिपेंड करता है कि उसके ओहदे क्या हो सकते हैं, उसके कौन कौन से पद मिल सकते हैं। ओके, उसके बाद भिक्षुओं और मंदिरों को भी विनियमित किया गया, यानी भिखारियों और मंदिरों का भी विनियमित किया गया, और बहिष्कृत लोगों के एक छोटे समूह को भी कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखा गया। और इसमें जो छोटे छोटे समूह के हुआ करते थे उसको सीमित किया गया था। मतलब सभी चीज़ों को उसके अनुसार, उसके कैपेबिलिटीज के अनुसार जो है उस पर ओहदी बनाया गया, उसके निवासी को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है कि तोकुगावा घराने ने अपने स्वयं के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शक्ति का इस्तेमाल किया। तोकुगावा घराने जो ना अपने स्वयं के क्षेत्र में, जहाँ तोकुगावा का क्षेत्र था, वहाँ पे अपने घरेलू रूप में जो ना वो अपना प्रत्यक्ष इस्तेमाल किया, अपने नियम कानून जो जिस तरह से होने चाहिए वो अपने नियम कानून लागू किया। और जो 4 मिलियन कोकू से अधिक था। देखिए कोकू क्या होता है, कोकू एक प्रकार का बोरा हुआ है। ठीक है, बोरा हो टाइप का, बहुत टाइप का बड़ा बड़ा बोरा होता था, उसमें जो ना लगभग 150 किलो चावल हुआ करता था। उसी को एक कोकू में लगभग 150 किलो चावल हुआ करता था। ठीक है, जिसे एक वर्ष के लिए एक आदमी को खिलाने के लिए पर्याप्त माना जाता था। 150 किलो चावल एक आदमी के लिए 1 साल सफिशियंट है। ठीक है, तो वही कहा जाता है इस क्षेत्र के उत्पादकता और राजस्व की गणना चावल के रूप में होती थी।
इस क्षेत्र में जो ना यानी कि तोकुगावा का जो क्षेत्र था वहाँ पे उत्पादन अच्छा खासा होता था, फसल अच्छे खासे होते थे और चावल की खेती होती थी। ओके, दाइमियो के पास अपनी जागीर के आकार के आधार पर 10,000 कोकू या उससे अधिक वार्षिक राजस्व था। दाइमियो जो थे उसके पास भी कोकू था, लेकिन कोकू कितना था? 10,000 कोकू या उससे भी अधिक राजस्व थे। वो जो ना वो राजस्व वसूल के करते थे और तोकुगावा उसके पास क्षेत्र ही था ऐसा। ओके, उसके आगे कहा जाता है लेकिन यह लगभग 1/4 उपलब्ध भूमि थी। लगभग ये जो है ना 1/4 भाग भूमि ही थी और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ओसाका और नागासाकी जैसे प्रमुख शहरों के साथ साथ तांबे और चांदी की खानों का भी नियंत्रण किया। देखिए ओकासा और नागासाकी के बारे में आप जानते ही होंगे, जहां बमबारी हुआ था। नागासाकी जैसे वही शहरों में जो ना ये जो तांबे और चांदी के खानों का नियंत्रण किया गया था। ठीक है, ओसाका और नागासाकी जैसे शहरों पर किया गया था। उसके बाद आगे कहा जाता है उनके प्रत्यक्ष अनुचर बैनरमैन और घरेलू सेवक, उसका जो प्रत्यक्ष अनुचरण जो था वो बैनरमैन और घरेलू सेवक जैसा कि उन्हें वर्गीकृत किया गया। सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी थे। ठीक है, सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन वो प्रशासन को भी संचालित करते थे। ये घरेलू सेवक जो हुआ करते थे, जिस तरह घरेलू सेवक ही उसी तरह बैनरमैन हुआ करते थे, बैनरमैन। ओके, तो ये सभी जो है ना सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे, लेकिन प्रशासन को संचालित करते थे। वो प्रशासन जो है अधिकारी को जो है संचालित क्या करते थे। ओके, आगे कहा जाता है सरकार ने निरीक्षकों यानी कि मैत्सुके यानी कि जापान में जो है निरीक्षक को मैत्सुके की नियुक्ति की गई। ठीक है, उसके जो दाइमियों पर गुप्त रूप से नजर रखते थे और उनकी गतिविधियों की खबर रखते थे। ये जो है सरकार ने निरीक्षकों का जो नियुक्ति किया गया था वो दाइमियों में जो भी शासन कर रहा था, जो भी नियम चलाया जा रहा था, मतलब जो भी काम किया जाता था उसको जो उस पर नजर रखते थे और उसकी गतिविधियों को खबर पहुंचाते थे। मतलब एक प्रकार का जो है ना कह सकते हैं कि सूचना जो पहुंचाता था ना वही हुआ। ये निरीक्षक जो भी नियुक्ति करता था उसको रखा गया था। ओके, उसके आगे देखिए, आगे कहा जाता है 2.2.1 में दाइमियों की श्रेणी किस तरह से उसको भी देखिए। दाइमियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सिनपान या रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन। उसके तो वफादार जागीरदार को जो ना फुदाई कहा जाता था वहाँ पे जापान में, और उन्होंने तोकुगावा का विरोध किया था। ये जो दाइमियो और तोकुगावा के बीच आप सभी को पता ही है कि दोनों अलग अलग थे, और दाइमियो जो थे वो तोकुगावा का विरोध क्या करते थे। दोनों के बीच जो ना लड़ाई भी हुआ करते थे। इससे पहले जैसे यहाँ देखे ना निरीक्षकों का जो नियुक्ति करता था ये दाइमियो के द्वारा नियुक्ति किया गया था, और ये दाइमियो के द्वारा जो नियुक्ति किया गया था वो तोकुगावा के द्वारा नियुक्ति किया गया था। तोकुगावा के द्वारा नियुक्ति किया गया था और दाइमियो पर जो नजर रखता था। उसी तरह से दाइमियो भी जो ना तोकुगावा पर विरोध करता था। ओके, और उन्हें अपने कम वफादार माना जाता था। उसके बाद वे बाहर से जागीरदार यानी तोजामा थे, यानी कि बाहर से वो जागीरदार हुआ करते थे। सिनपान या रक्त संबंधियों ने केवल 10% भूमि को नियंत्रित किया। सिनपान यानी जो यहाँ पे संबंधी थे ना, पहला जो 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था उसमें से पहला सिनपान या रक्त संबंधी, उसी तरह सिनपान और रक्त संबंधी से ने केवल 10% भूमि का नियंत्रण किया, मात्र 10%। उसके बाद लेकिन उन्होंने क्योतो, ओबारी वर्तमान नागोया, कियाई और इचिजेन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रखा। ये सभी क्षेत्रों के नाम हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, ये सभी याद करना होगा। इसका मीनिंग तो नहीं हो सकता। ओबारी वहाँ का जगह का नाम है, वो जो ओबारी पहले हुआ करता था, अब वर्तमान समय में जो है ना वहाँ का क्षेत्र जो है ना नागोया कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद किसाई, उसके बाद इचिजेन, ये सभी क्षेत्र का नाम है, तो इसको आपको याद रखना होगा। फुदाई या वफादार जागीरदारों को 26% भूमि दी गई, यानी कि वहाँ जो ना सिनपान और रक्त संबंधियों को मात्र 10%। उसके बाद फुदाई या वफादार को जो ना 26% की भूमि दी गई और उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। ये जो ना फुदाई, जो वफादार जो हुआ करते थे, जो जागीरदार हुआ करते थे, वो जागीरदार मतलब समझ सकते हैं ना, जो राजस्व वसूला करता था, जागीरदार व्यवस्था याद है ना, तो वही है। तो उसको जो ना अच्छे पद में महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता था। और तोकुगावा घराने के साथ वाले जागीरदारों के साथ उनकी संख्या तोजागा दाइमियों के से अधिक थी। यानी जो तोकुगावा जो हुआ करते, तोकुगावा और दाइमियों के बीच जो है ना ये राजस्व, ये जो वफादार जागीरदार हुआ करती थी दोनों के बीच, जो दोनों में से जो है ना दाइमियों का अधिक हुआ करता था, उसका जो पेंशन मतलब कि उसका सैलरी वगैरह सब कुछ अधिक हुआ करती थी। बाहरी जागीरदार या कम वफादार सहयोगियों ने 38% भूमि को नियंत्रित किया। यानी बाहरी जागीरदार जो दाइमियों के अलावा जो थे और कम वफादार थे, जिसको कम वफादार किसको माना जाता, तोकुगावा को, ये दाइमियों के द्वारा, तो उसको जो ना 38% भूमि को नियंत्रित किया गया।
इस जटिल संतुलन ने दाइम्यो को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्रदान की। इस कठिन संतुलन ने भी दाइम्यो को जो उच्च स्तर का ऊंचे पद के लिए स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन उनके लिए विरोध में एक साथ आना मुश्किल बना दिया। ठीक है, उसके आगे कहा जाता है दाइम्यो तोकुगावा के प्रति शपथबद्ध थे। दाइम्यो जो है तोकुगावा के प्रति काफी शपथबद्ध थे, लेकिन 1600 से 1650 के बीच प्रारंभिक वर्षों में अनेक जागीरों का हस्तांतरण हुआ, विशेष रूप से बाहरी दाइम्यो की जागीरों का, ताकि शोगुन की सत्ता को रेखांकित किया जा सके। ये सभी चीजें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ना, उसको हंतातीत जो तोकुगावा और दाइम्यो के बीच जो है ना, यानी कि दाइम्यो जो तोकुगावा के प्रति शपथबद्ध थे और 1600-1650 के बीच जो है ना उसके प्रारंभिक जो शुरुआती दौर था, अनेक प्रकार की जागीरें पर हस्तांतरित किया गया था, जागीर व्यवस्था पर हस्तांतरित किया गया था, दस्तखत किया गया था, शपथ ग्रहण करवाया था। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है और भूमि पर उनका अधिकार स्थापित रहे। इस प्रकार सेवाओं के इनाम के तौर पर 172 नए दाइम्यो बनाए गए और 281 अवसरों पर दाइम्यो का स्थानांतरित किया गया। ये सब जो है ना दाइम्यो जो है ना जो भी कार्य करवाते थे, जो भी काम करते थे, यानी कि तोकुगावा पर बिलीव नहीं करते थे और उसके बाद उस पर शपथ ग्रहण करवा लेते थे, या तो सिग्नेचर करवा लेते थे, हस्तांतरण करवा लेते, जैसे यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है ना दाइम्यो ने एक नए सेवाएं प्रदान की, उसमें से 172 नए दाइम्यो को बनाया, उसके 281 अफसरों को दाइम्यो का स्थानांतरित किया गया, दाइम्यो में जुड़ा। ओके, इस स्थानांतरण नीति ने दाइम्यो और प्रांत के लोगों के बीच संबंधों को कमजोर करने की मदद की। 17वीं शताब्दी के दौरान 200 से अधिक दाइम्यो ने विभिन्न अपराधों के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा या सभी क्षेत्र गंवा दिए। ये जो ना 17वीं शताब्दी जब थी उस समय जो ना 200 से अधिक दाइम्यो जो हुआ करती थी, वो जो ना कुछ अपराध के कारण से, कुछ पर्सनली निजी कारण से वो जो ना अपनी भूमि का हिस्सा क्षेत्र को गंवा दिया था। ठीक है, उसके आगे कहा जाता है, देखिए आगे है आपका 2.2.2 वैकल्पिक उपस्थिति की प्रणाली। इसको भी देखिए क्या है, संकीर्ण कोताही या वैकल्पिक उपस्थिति की व्यवस्था दाइम्यो को नियंत्रित करने का एक और तरीका है। यानी कि संकीर्ण कोताही जो है वहाँ, या उसको जो है ना वैकल्पिक उपस्थिति मतलब कि ऑप्शनल, इसको जो ना ऑप्शनल की व्यवस्था में दाइम्यो को नियंत्रित करने का एक और तरीका था। उसके इस आवश्यकता को 1635 में तीसरे शोगुन इस्तमू ने औपचारिक रूप दिया, जो तीसरे सैन्य गवर्नर थे। ये जो है 1635 ईस्वी में एक गवर्नर थे जिसका नाम था शोगुन इमित्सु। ठीक है, शोगुन इमित्सु ये तीसरा गवर्नर थे। उनकी आवश्यकता के अनुसार औपचारिक रूप से इसको जो है गवर्नर बनाया गया था। ये तीसरा गवर्नर थे कौन? शोगुन इमित्सु। कब? 1635 ईस्वी में। इस व्यवस्था के तहत दाइम्यो के लिए कुछ अवधि तक राजधानी ईदो, आज का टोक्यो में रहना आवश्यकता। जैसे ही 1635 ईस्वी में जब ये गवर्नर बने थे ना शोगुन इमित्सु, तो उस समय जो ना जापान की राजधानी ईदो को बना दिया गया था, जो वर्तमान समय में भी जापान का राजधानी टोक्यो है ना। तो इस प्रकार इसी तरह से वहां पे उस समय शोगुन इत्समु के समय में राजधानी ईदो हुआ करती थी। जब दाइम्यो राजधानी से दूर था, बाहर रहते थे, तो और उस दौरान उन्हें अपने परिवार को बंधक के रूप में छोड़ना होता था। ये दाइम्यो जब थे अपने राजधानी से, जापान की राजधानी जहाँ ईदो से वो दूर रहा करते थे, उस समय जो ना अपने परिवार को जो ना एक संकट के रूप में, बंधक के रूप में वो अपने परिवार को वहीं छोड़ना पड़ता था उसको। ठीक है, इधर उधर की यात्रा के लिए भारी खर्च होता था। दाइम्यो जो यहाँ वहाँ जाते थे उसके लिए खर्च पड़ेगा ही, आप ही जाओगे तो आपके लिए भी खर्च होगा। ठीक है, तो ये वही बातें हैं, क्योंकि अपनी श्रेणी के अनुसार दाइम्यो 15 से 300 अपने अनुचरों के साथ यात्रा करते थे। दाइम्यो जब भी जाते थे कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 300, यानी कि इतने साथियों को यात्रा में लेके जाते थे। तो जरूर है कि खर्चा होगा ही। उन्होंने निर्दिष्ट मार्गों का अनुसरण किया और इससे सड़कों, छात्रावासों, मंदिरों और व्यवसायों का विकास हुआ, ताकि लोगों की इस गति को मदद मिल सके। ठीक है, यात्रा पर विशाल और आकर्षक साहित्य भी विकसित हुआ। तो इस प्रकार ये चीजें हैं। ठीक है, तोकुगावा दाइम्यो हान प्रणाली, ये दोनों तोकुगावा और हान के बीच जो है ना, तोकुगावा और दाइम्यो के बीच जो है ना ये संबंध थे। इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखें 2.2 में। ठीक है, अब हम लोग जो है ना तोकुगावा के प्रशासनिक संरचना को जानेंगे। ये बहुत ही अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, प्रशासन के नियमितीकरण ने धीरे धीरे शोगुन की शक्ति को कमजोर कर दिया। ये प्रशासन जो है नियमितीकरण जो है, उसके प्रशासन के जो नियम कानून थे ना रेगुलरली, तो उसको जो है धीरे धीरे शोगुन, ये शोगुन कौन थे? शोगुन जो इससे पहले तीसरा जो गवर्नर थे, यहाँ पे भी जैसे अभी पढ़ चुके हैं, याद होनी चाहिए आप सभी को, माइंड में रखिए सब चीजें बातें। जैसे यहाँ शोगुन इमित्सु जो तीसरे गवर्नर थे 1635 ईस्वी में, तो उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया।
प्रशासनिक संरचना के अनुसार, यानी कि तोकुगावा की संरचना के अनुसार, प्रशासनिक संरचना के अनुसार शोगुन इएमत्सु की शक्ति को कमजोर कर दिया। तो रिलेट कीजिए आप सभी, ठीक है, ओके, जिनको कभी कभी उनको प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावहीन कर दिया। शोगुनों ने प्रारंभिक दौर में शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे 1666 से यह सत्ता प्रशासनिक प्रमुखों के पास चली गई। देखिए ये शोगुन जो थे ना, शोगुन इएमत्सु, ये कब शासक बने थे? 1635 ईस्वी में गवर्नर बने थे। उसके बाद 1666 तक पहुंचते पहुंचते जो इसकी सत्ता जो है ना, ये मतलब कि ये काफ़ी हद तक अपने शक्ति का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद धीरे धीरे जो ये 1666 ईस्वी तक इसकी प्रशासनिक प्रमुखों के पास चली गई थी, जो ना इसकी सत्ता जो थी ये तोकुगावा के पास पहुंच गई 1635 ईस्वी में। हालांकि वो बना, फिर वो धीरे धीरे जो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो ना काफ़ी भरसक प्रयास किया, ठीक है। भरसक प्रयास करने के बाद जो है वो धीरे धीरे जो है ना 1666 ईस्वी तक वो उसका प्रशासनिक प्रमुख जो है ना वो प्रशासनिक के पास चला गई, जो भी सत्ता थी। ओके, पहले महाप्रबंधक यानी कि ग्रेट चैवलैन, और बाद में मुख्य पार्षदों के पास। पहला तो ये महाप्रबंधकों के पास चला गया उसकी शक्ति, और उसके बाद जो है मुख्य पार्षदों के पास चला गया। यह ओहदे की बजाय योग्यता के बढ़ते महत्व और एक आधिकारिक जटिल आर्थिक व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षित नौकरशाही की आवश्यकता पर प्रतिबंध था। ये जो ओहदा जो होती है, उसके जो पद होती है, उसके लिए एक प्रकार का एक योग्यता, जो योग्यता पूर्ण हो, एक शिक्षित लोग हो, शिक्षित व्यक्ति हो, उसको ही इसमें प्रतिबंध उस ओहदे पर पहुंचाया जाएगा, उस पद पर लिया जाएगा। इस तरह से ये आवश्यकता थी, ठीक है। ये अधिकारी मध्यम और छोटी जागीरदारों के शासकों में से थे, जबकि बड़े जागीरदारों को पदों से बाहर रखा गया। इसमें देखें, इसमें छोटे छोटे जाति के लोग, छोटे छोटे भागीदारी के लोग, छोटे छोटे जागीरदारी के लोग जो ना शासक हुआ करते थे, बड़े लोगों को यहाँ से बाहर रखा गया था। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है जो घराने तोकुगावा घराने को वारिस दे सकते थे, यानी कि जो तोकुगावा के यानी कि वंशानुगत वहाँ भी हुआ करते थे। बाप के बेटे, मतलब आप हो, आपके बेटे अगला शासक, उसके बाद उसका बेटा अगला शासक, इस तरह से जो ना तोकुगावा घराने में वारिस दे सकते थे। और उन्हें भी पदों से बाहर रखा गया, तोकुगावा के घराने को भी बाहर रखा गया, ठीक है। अधिकारियों को समवर्ती नियुक्ति दी जाती थी और उन्हें अधिकारियों के बीच अदला बदला जाता था। अधिकारियों की जो ना समवर्ती की नियुक्तियां दी जाती थी, और उनके अधिकारी पद जो हुआ करते थे उसकी भी नियुक्ति अदला बदली, मतलब हेर फेर होती थी। और इसलिए एक ही कार्य को विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ओके, जैसे कि मान के चलिए आपके समय में अभी अपना देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी कोई नया परियोजना बनाया दिया गया, और उसके जैसे 2024 ईस्वी में 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है, उस समय जो नया प्रधानमंत्री आ जाए और ये जो योजना बनाई थी ये पूरा नहीं हो पाया, तो वो नया प्रधानमंत्री इसको पूरा करेगा। उसी तरह इसमें भी कहा जा रहा है कि एक कार्य करने में विभिन्न प्रकार के अधिकारी आया करते थे, ठीक है। सभी नीतिगत मामलों में सलाह दी जाती थी और उनके लिए संयुक्त सहमति आवश्यकता होती थी। इस प्रणाली ने तोकुगावा शासन का विरोध के समेकन को रोकने के लिए एक प्रभावी निरीक्षण और संतुलन की प्रणाली के रूप में काम किया, और यह सुनिश्चित किया कि सुलह और सहमति सरकार महत्वपूर्ण के साधन है। तो ये सभी चीजें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और ओके, इसका आगे देखिए, आगे कहा जाता है प्रशासन की दृष्टि से तोकुगावा प्रणाली एक स्तर पर राष्ट्रीय सरकार थी। प्रशासनिक की दृष्टि से जो ना ये उसके अनुसार जो उसके अप्रोच के अनुसार जो तोकुगावा प्रणाली जो थी एक राष्ट्रीय सरकार थी, एक नेशनल गवर्नमेंट थी, ठीक है। और दूसरे स्तर पर एक बड़ी दाइमियों का सरकार थी, यानी कि तोकुगावा सरकार, दाइमियों का सरकार, ये अलग अलग थी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और भी ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं, ठीक है। तो अभी दो पार्टी के बारे में बोले तो उसी तरह से हुआ करती थी, ठीक है। शीर्ष पर शोगुन ने दोनों कार्यों को देखरेख की। इसके लंबे समय तक सत्ता का केंद्र बदला और कभी कभी महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए कुछ व्यक्ति शक्तिशाली बन गए, जैसे कि तमुना ओकित्सुगु या मसुदरा सदानोना। ये सब जो है ना ये धीरे धीरे अपने पद के शक्तिशाली बन गया, जैसे कि कुछ नाम भी बता दिए थे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, उसके नाम को याद रखिएगा। तोकुगावा ने सत्ता के प्रमुख प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों को नियंत्रित किया, जैसे सशस्त्र बल, तटीय रक्षा और प्रमुख शहरी केंद्रों के साथ साथ सोने और चांदी की खाने को भी। इस प्रणाली ने लगभग 2.5 शताब्दियों तक शांति और अस्थिरता प्रदान की।
तो इस प्रकार जो है ना तोकुगावा के संरचना के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए इसमें भी कहा जाता है, देखिए दाइम्यो हरान प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी, इसके बारे में चर्चा कीजिए। दाइम्यो की विभिन्न श्रेणियाँ क्या थी, सभी जो अभी तुरंत जस्ट देखे हैं श्रेणी के बारे में। उसके बाद संकीर्ण कोताई की प्रणाली का वर्णन करें, अभी जस्ट प्रशासनिक संरचना में संकीर्ण कोताई का भी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका जाएगा तोकुगावा अर्थव्यवस्था। देखिए तोकुगावा के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इसका टॉपिक आ जाएगा तोकुगावा अर्थव्यवस्था। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है तोकुगावा अर्थव्यवस्था। चलिए देखिए इसमें अब क्या कहा जाता है। देखिए ये तोकुगावा अर्थव्यवस्था में इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए तोकुगावा इकोनॉमिक्स के बारे में इसमें आप सभी बना के भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिर्फ जगह के नाम और शासक के नाम थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। ओके, तो बाकी ये सभी इजी हैं, कोई हार्ड नहीं है। जैसे देखिए इसमें सुनिए, तोकुगावा अर्थव्यवस्था जहाँ मुख्यतः ग्रामीण थी। तोकुगावा जो थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी, मतलब गाँवों के रूप में थी। ठीक है, जहाँ मतलब तोकुगावा की अर्थव्यवस्था जो थी, जहाँ पे वो क्षेत्र वहाँ शासक करते थे, वहाँ पे जो वो ग्रामीण थी। लेकिन कई महत्वपूर्ण तरीकों से ये बदल गई। वो गांव से धीरे धीरे जो वो शहरीकरण होने लगा, उसमें जो औद्योगिकरण होने लगा, नहरीकरण का जन्म होने लगा, शांति समृद्धि का विकास हुआ। इस तरह से जो उसमें जो प्रोग्रेस होते गया। उसके बाद जिस समय जो ईदो वहाँ की राजधानी थी, जैसे इससे पहले हम लोग ईदो के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे ईदो थी, ईदो के बाद जो हमारा जो है यहाँ की राजधानी टोक्यो बनाया गया। ईदो के समय में जो वहाँ के गवर्नर कौन थे, आप सभी को याद होगा, जो कि 1665 ईस्वी में, इससे पहले शोगुन इमत्सु, इससे पहले वाली जस्ट टॉपिक में नहीं देखे थे हम लोग, जैसे वैकल्पिक स्थिति की प्रणाली वाला में, उसमें जो चर्चा किया गया था 1635 में तीसरा गवर्नर बना था। उस समय जो वही एक ईदो की आबादी लगभग 10 लाख थी, यानी कि जापान की राजधानी की लगभग 10 लाख थी, और इसे दुनिया के बड़े शहरों में से एक बनाती थी। पूर्व औद्योगिकी उपयोग की तुलना में जापान में अनेक प्रमुख शहरीकरण थे, यानी औद्योगिकरण के माध्यम से जो यूरोप में बहुत सारे ऐसे शहरी क्षेत्र थे, केंद्र थे। ठीक है, और आगे कहा जाता है शहरों में बढ़ती मांग के कारण शिल्पकारों और दुकानदारों को ओसाका, क्योतो और कानाजावा, सोंदाई, कागोशीमा जैसे किलेवन शहरों की ओर पलायन करना पड़ा। ये सभी जो जापान की जगहों के नाम है, केंद्र के नाम है। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा सा माइंड में रखना है। ओके, उसके बाद है जिसकी आबादी जो है 50,000 से अधिक थी। ये जो जापान की मुख्यतः शहरी वाला क्षेत्र था, जिसकी आबादी लगभग 50,000 से अधिक हुआ करते थे। ठीक है, शहरों के विकास जैसे तोकाइरो, जिसको पूर्वी समुद्री सड़क, नाकासेरो पर्वत के मध्य सड़क, सनियोरो पर्वत की धूप वाली तरफ सड़क, यानी कि सभी सड़कों के बारे में इसमें बताया जा रहा है। सानिरो ये पर्वत छाव वाली, धूप वाली, मध्य वाली, पूर्व वाली, इसके बारे में इसका नाम रखा गया है। उसका जो सड़कों का नाम का रखा जाता था। ठीक है, ये जो संचार यानी कि फोन तकनीकों की नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधार किया है। ठीक है, उसके कहा जाता है नगरीकरण और नगर संस्कृति। ये उभरने वाली शहरी संस्कृति बुनियादी तौर पर व्यापारियों के लिए नेतृत्व वाला आंदोलन था। ये जो उभर कर सामने आई जो संस्कृति, उसकी बुनियादी तौर पर जो एक नेतृत्व, मतलब व्यापारियों के नेतृत्व वाला आंदोलन था। ये जो तोकुगावा जो है क्षेत्र था, वो बहुत ही स्पीड में प्रोग्रेस कर रहा था, तो इससे एक प्रकार का आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, और व्यापारियों यानी कि व्यापारियों को सोनिन कहा जाता था, को वैसे तो दूसरे पर निर्भर करने रहने वाले और या परिजीवों के रूप में नीची निगाह दिखा जाता था। यानी जो व्यापारियाँ होते थे उस पर जो दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे, उसको नीचे मतलब नीचे तौर पर दिखाया जाता था, वो नीच के रूप में। ठीक है, लेकिन वे ही एक जापानी पहले उद्यमी थे। वे कठिन परिश्रम करते थे और उन्होंने एक जीवंत सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने में योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर 1627 में मित्सुई तोशिंगतसु ने इचिगाया के नाम से ईदो में एक वस्त्र की दुकान खोली। ये सब जो है ईदो जो वहाँ की राजधानी थी, उस समय वो एक वस्त्र की मतलब कपड़ा की दुकान खोला। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जो मित्सुकुशी के नाम से मित्सुई कंपनी के स्वामित्व में विकसित हुई। तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था उसके किस तरह से प्रोग्रेस किया, तोकुगावा का जो वो अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा, तो इस तरह से ये चीज़ें सब आपको मेंशन करना होगा, यही सब चीज़ें लिखने होंगे। ठीक है, तोकुगावा समाज इससे पहले के चरित्र चित्रण से कई अधिक जटिल था। ये जो तोकुगावा समाज जो अभी वर्तमान समय में जैसी है, इससे पहले जब हुआ करती थी, उस समय जब जिसके समय की बात किया जा रहा है 17वीं शताब्दी, तो उस समय जो बहुत ही ज़्यादा जटिल थी उसकी चरित्र चित्रण, जिसमें से समुराई, किसान, कारीगर, व्यापारी से बने होने का सुझाव मिलता है। समुराई धर्म
किसान, कारीगर, व्यापारी, ये सभी चीज़ों से जो ना बना हुआ सुझाव मिलता है। या कुलीन वर्ग, कुगो या कुलीन वर्ग एक छोटा वर्ग था। ठीक है, यहाँ जैसे कि अपना भारत में भी अलग अलग प्रकार की जाति हैं, वहाँ भी जो कुलीन छोटे कुगे कुगे एक प्रकार का जाति हुआ करता था, तो उसको जो छोटा जाति माना जाता था, जो क्योता तक सीमित था। क्योता एक जगह का नाम है, वहाँ तक सीमित था। योद्धाजन यानी समुराई या बुशी लगभग 4 लाख अधिकतर शहरों में रहते थे। यानी योद्धाजन जो थे बड़े बड़े लोगों थे, वो समुराई यानी धर्म या बुशी जो है ना, ये समुराई या धर्म, ये धर्म है। ठीक है, ये 4 लाख लगभग थे जो शहरों में रहा करते थे। उन्हें वंशानुगत पेंशन मिलती थी, लेकिन अनेक गरीब परिस्थितियों में रहते थे और खेती या शिक्षण या कोई अन्य पेशा अपनाते थे। जैसे ये जो बताया गया ना कि क्योतो में जो भी व्यक्ति रहते थे, जो भी जितनी भी आबादी रहते थे, वो छोटे वर्ग के थे। और जो योद्धाजन हुआ करते थे वो समुराई यानी कि वो लगभग बड़े बड़े शहरों में रहते थे। तो इसके जो ना एक तो वंशानुगत होते थे, उसके बाद जो है इसके जितने भी पेंशन वगैरह शिक्षण होता था, इसको जो ना वो क्योता वाला शहर को नहीं दिया जाता था। ठीक है, और व्यापारियों की समृद्धि बढ़ी, जबकि कारीगर मुख्यतः बड़े शहरी केंद्रों में थे, और या तो सब रोजगार वाले थे या दाइमियों में धनी संरक्षण में काम कर रहे थे। यानी इसमें बताया जा रहा है कि क्योता जो ना वो गरीब वर्ग के थे, किसान थे। जिस तरह से बहुत सारे अपना भारत में भी बहुत जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि पर आश्रित है, तो उसी तरह जो ना कोई शहर है जो व्यापारिकों पे मतलब बड़े बड़े शहरों पर शहरीकरण की तरह है, उसी तरह इसमें भी कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें हैं। और आगे कहा जा रहा है, शहरीकरण के कारण शहरी केंद्रों में एक पूरे वर्ग के लोगों को वृद्धि को जन्म दिया। उसका जो अधिकारी समाज से बाहर थे, दुकान में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, घरेलू नौकर और बहिष्कृत समूह जिन्हें चर्चा में अक्सर देखा किया जाता था, ये सब जो है वहाँ की अब रोजगार खोजेगा। रोजगार खोजने के लिए वो किसी की दुकान में रहेगा, तो दुकान में दिहाड़ी मिलते हैं, मतलब तनख्वाह मिलती है। मजदूर हो गया, घरेलू नौकर हो गया, जो कि घर में जा के काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको बताया जा रहा है। वहाँ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी जो आवागर्द गरीब, शहरी गरीब के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। ये सभी चीज़ें जो वहाँ के काफ़ी हद तक बढ़ने लगी थी। समाज के हाशिए पर सबसे नीचे में के मनुष्य थे, एटा जो तथा कथित अशुद्ध व्यवसायों में लगे हुए थे। हिनीन और या गैर लोगों का समूह जिन्हें अपराधों के लिए दंडित किया गया था। हिनीन या गैर लोग जो थे वो अपराधों के लिए सजा उसको मिला गया था। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके मनोरंजन वाले, कहानी सुनाने और वाले वेश्या थी। ये जो इसके जो ना बड़े बड़े जो शहर में थे योद्धाजन थे, उसको मनोरंजन के लिए, उसके मनोरंजन के लिए कहानी सुनाया करते थे, या ये जो है वो उसके लिए वेश्याएँ बनाए गए थे। वो लड़कियों को मतलब कि छोटे छोटे शहर के लोग जो है वो नाटक करना पड़ते थे। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तोकुगावा समाज में वेश्याकृति को एक नैतिक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक प्रबंधन के रूप में देखा है। तोकुगावा समाज ने जो वेश्या जो होती थी उस वेश्याकृति को एक नैतिक समस्या के रूप में नहीं देख के उसको जो है एक प्रबंधन के रूप में देखा। लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी गई थी। मतलब वो क्षेत्र होता है ना गलत क्षेत्र, तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तो लाइसेंस की अनुमति दे दी थी। इसे ईदो में योशिवारा और क्योतो में शिमवारा, जैसे कि यूदो में जो है ना, ईदो में जो वहाँ की राजधानी थी, वहाँ का एक शहर था योशिवारा, और नहीं यानी कि यूदो में जो ना इसका नाम था योशिवारा। ठीक है, ये क्लब का नाम। उसके बाद क्योतो में जो है ना शिमवारा। गिस्सा विशेष रूप से अकाल के समय में आसानी से खरीदे जाती थी। ठीक है, उसके बाद और एक सीमित और कठिन जीवन जीती थी, लेकिन कुछ अपनी सुंदरता और उपलब्धियों के कारण धनवान बन सकती थी और यहाँ तक की प्रसिद्धि भी पा सकती थी। ऐसे बहुत सारे है ना महिलाएं होती है, गर्ल्स होती है, जिसपे मतलब पुरुष जो है ना आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होने के बाद उसको मतलब उसको काम ज़्यादा देने लगते हैं। काम आप समझ सकते हैं ना, ऐसी सी बातें हैं। तो उसमें यही है, तो वो अगर कोई है तो वो ब्रोकरेज ज़्यादा करेगी, उसके बाद अपने रंग रूप से जो है ना वो प्रसिद्धि भी पा सकती है। ऐसे बहुत सारे अपना भारत में भी है जो वही सब क्षेत्र में जो है ना पाकर अपना बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। ठीक है, पॉपुलर क्रिएटर भी प्राप्त कर लिए है। उसके बाद आगे कहा जाता है ग्रामीण संकट और शहरी गरीबों की वृद्धि ने सवाल उठाया कि गरीबी से कैसे निपटा जाए। ओके, शोगुनेट द्वारा प्रत्येक शासित शहरों में 17वीं शताब्दी के मध्य में राहत आश्रय स्थापित किए गए। इनसे अस्थायी मदद मिली और उसके बाद लोगों को उनके गांव में वापस भेजा गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ग्रामीण संकट के कारण निम्न वर्ग में वृद्धि हुई और अस्थायी सुविधाएं बन गई। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में ईदो में एक प्रकार की कार्यशाला शुरू की गई थी। ठीक है,
ईदो में जो ना जो राजधानी थी उसमें एक कार्यालय ऑफिस मतलब शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिना अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोगों की मदद करना था। जो बिना अपराधी किए हुए जो सजा दिए जाते थे उसको जो ना मदद करना था, ताकि वे नए कौशल सीख सके और लाभकारी रूप में रोजगार पा सके। यानी कभी कभी होता है ना कि ऐसे जो जो अपराध नहीं किए हैं फिर भी उसको सजा मिलती है, तो ऐसे लोगों को वो ढूंढेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद उसको जो ना सही तरीके से नया नया चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद रोजगार भी दिलवाएंगे। ये प्रतिक्रिया अकाल के साथ साथ शहरी दंगों को देखते हुए भी हुई थी। कार्यशाला के निवासियों को व्यवहारिक नैतिकता का एक कोर्स भी दिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट है, मदद प्रदान करने के पैमाने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1805 में ईदो में 1000 में से 4 शहर वासियों को मदद मिली। 1808 ईस्वी में जो ईदो में जो वहाँ की शहर थी, राजधानी थी, उसमें से 1000 में से 4 शहरवासियों को मदद मिली। यह राहत प्रणाली का एक विशेषकर द्वारा और धनी व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। यह शोगुन के परोपकार की तुलना में उन गांवों में प्रचलित उपायों की तुलना में जो विशिष्ट आपात स्थितियों से निपटने के लिए किए गए थे अधिक सार्वजनिक और निरंतर वाली राहत प्रणाली थी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जिसके बारे में तोकुगावा की अर्थव्यवस्था के बारे में देख चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को देखना था, कवर कर चुके हैं। और आई होप कि आप सभी जो है ना एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ना इसमें जो है शहरों के नाम और सम्राटों के नाम कुछ अटपटा है, बाकी तो स्टोरी तो पूरा नॉर्मल ही है। ठीक है, तो आप सभी जो है एक बार और सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रह देते हैं। और ये यूनिट 2 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 को और एक और पार्ट लाना पड़ेगा तभी जाके होगा, क्योंकि ये तोकुगावा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, कब हो जाएगी। ओके, तो बस जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जो भी डाउट हो पूछिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।